एक न्यूक्लियोटाइड का एक नाइट्रोजन बेस चेंज होना चाहिए ना, वो कोडॉन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सही, ठीक है भाई, चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, नाम बताओ। करीना जी, कहाँ 11th-12th में कहाँ पे? यहीं से? अच्छा अच्छा, कितने नंबर हैं आपके टोटल? ओके गुड। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हमने चालू। अच्छा, आज बोर्ड चेंज हो गया वो, हाँ। अब वो, हाँ तो बोनस दूंगा। अब वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से दे दिया होगा, एप्लीकेशन मना किया था मैंने। चलो, तो अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है ना, हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया था, जीएमओ को डिफाइन कर दिया था, ट्रांसजीन को डिफाइन कर दिया था, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को भी डिफाइन कर दिया था। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर में बेसिकली हम लोग किन की बात करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। भाई सबसे पहला चीज तो यह है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ, ह्यूमन फेलवेयर तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, स्पेसिफिकली मेरे को अगर चाहिए। देखो, एनसीईआरटी ने सबसे पहले तो ये बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है कि भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था मिड 1960s में, तो ऐसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ पाई जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अरे यार एक सेकेंड, पहले हम लोग एक जना, दो भी तो और नए हैं। सर आपकी भी आज फर्स्ट क्लास है, नाम बताइए यार, बैठ के आराम से। रुद्राक्ष, अरे यार मस्त नाम है यार, मणि होती रुद्राक्ष तो है। कहाँ थे 11th-12th में आप? सेल्फ किया आपने? अरे वाह यार, और क्या स्कोर था इस बार आपका? अच्छा नहीं दिया आपने, तो फिर इतना लेट क्यों हो गए? अच्छा, ओके, ठीक है। मैम आपका, आप 11th-12th कहाँ पे? अच्छा स्कूल नहीं ठीक है, कोचिंग कोचिंग किया आपने? अच्छा टेस्ट सीरीज आपने, और आपका स्कोर क्या था इस बार नीट में? 5? ओके गुड। सर आप भी बैठ के बताओ यार आराम से, ऐसे यू नीड नॉट स्टैंड अप। हाँ, अरे यार एक मिनट, इंट्रोडक्शन, नए लोग आए आप लोग, यही करे यार। सूरज, ओके, आज तो बादल है। 11th-12th कहाँ? नवोदय, ओके। नीट दिया था आपने इस बार? क्या स्कोर रहा? चलो गुड यार, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोग देखो, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में देख रहे हैं। अब एग्रीकल्चर में हम लोग जीएम प्लांट्स क्यों बनाते हैं? तो एनसीईआरटी में एक सबसे एक पैरा है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो दी, लेकिन उस लेवल पर या उस स्तर पर नहीं बढ़ा पाया जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन अपनी है। दूसरा क्या होता है, जब अपन कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब, कन्वेंशनल का मतलब जो पुराने टाइम से चली आ रही है। तो नॉर्मल ब्रीडिंग में आप क्या करते हो? दो प्लांट्स लेते हो, अच्छी वैरायटी वाले प्लांट्स लेते हो जिनमें अच्छी कोई क्वालिटी है, किसी में कोई डिजीज रेजिस्टेंस है, किसी में कोई हाई प्रोडक्टिविटी है, उनको क्रॉस करते हो और धीरे धीरे उसको कल्चर करके ग्रो करवाते हो। लेकिन कन्वेंशनल ब्रीडिंग में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप नए कैरेक्टर्स लेके नहीं आ सकते। आज मुझे, मेरे पास नेचर में, मतलब मेरे पास एक खेत में प्लांट्स हैं, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी तो है, लेकिन सिर्फ इंसेक्ट के प्रति वो डिजीज रेजिस्टेंट है।
किसी वर्म के प्रति नहीं है। अब मेरे पास इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी तो है, तो मैं कोई वर्म रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकता हूं क्या उससे? नहीं। जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वही मैं आगे बेहतर ला सकता हूं, नए कैरेक्टर्स लेकर नहीं आ सकता। नए कैरेक्टर्स कब पॉसिबल है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। आपने कोई नई ट्रांसजीन डाली है, आपने उसके डीएनए को मैनिपुलेट या चेंज किया है, उसी के कारण आप क्या लेकर आ सकते हो? नए कैरेक्टर्स। तो एनसीईआरटी में आपके पास जीएम प्लांट्स के एडवांटेजेस दे रखे हैं, आपने बताए भी। सबसे पहला तो ये उन्होंने दे रखा है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के प्रति डिपेंडेंसी कम करनी है। केमिकल पेस्टिसाइड्स महंगे आते हैं, और केमिकल पेस्टिसाइड्स महंगे भी आते हैं और उनसे नुकसान भी है, एनवायरमेंटल हैजार्ड है, ह्यूमन पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करता है। तो मैं चाहता हूं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स की डिपेंडेंसी जितनी कम हो जाए उतना बेहतर है। और केमिकल पेस्टिसाइड्स की डिपेंडेंस कम कैसे हो जाएगा? जब आप प्लांट को क्या कराओगे? पेस्ट रेजिस्टेंट बना लोगे। और पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाएंगे? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स की डिपेंडेंसी कम कर सकें, पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकें। दूसरा दे रखा है एनसीईआरटी में कि एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति प्लांट को क्या बना सके? टॉलरेंट। अब एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब सूखा है, पानी, बारिश ही नहीं हुई साल भर, या जहां प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है, सैलिनिटी, तो ये सब एबायोटिक अनफेवरेबल कंडीशन है, जिसे कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। प्लांट को उसके लिए क्या बनाना? रेजिस्टेंट या टॉलरेंट बनाना। फिर आपने सही है, यील्ड बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, या मैंने कह दिया न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाना। और न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाने में एनसीईआरटी में किसका एग्जांपल दे रखा है, हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस, विटामिन ए, हम आगे देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ानी है। दूसरा एनसीईआरटी में दे रखा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है। जब कोई प्लांट पक जाता है तो उसके बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको कोई इंसेक्ट लग जाए या वो सड़ जाए, तो सड़न से या किसी बीमारी से उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए। और फाइनली दे रखा है मिनरल यूसेज। सॉइल मिनरल्स कहां से एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट मिनरल कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। तो वो बेहतर रूप से सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए भी हम क्या डेवलप करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब एग्रीकल्चर में आप जीएम प्लांट्स क्यों डेवलप कर रहे हो? केमिकल पेस्टिसाइड्स के प्रति डिपेंडेंसी कम करने के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंट बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए, और मिनरल यूसेज बढ़ाने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हेडिंग तो अपने एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, और इसमें एडवांटेजेस ऑफ जीएम प्लांट्स। किसका? लो, इसका क्या करना है? दे दो पीछे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ जीएम प्लांट्स। पहला, टू मेक देम टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। टू मेक देम टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ब्रैकेट में एबायोटिक स्ट्रेस मतलब ड्रॉट, सैलिनिटी एटसेट्रा। To make them tolerant to abiotic stress, bracket में drought, salinity, etc. Second, to reduce dependency on chemical pesticides. To reduce dependency on chemical pesticides. मतलब ब्रैकेट में डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज। डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज।
तीसरा, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। नेक्स्ट, to increase the efficiency of mineral usage by plants, to increase the efficiency of mineral usage by plants, efficiency of mineral usage by plants, और आखिरी, to increase the nutritional quality of plants, to increase the nutritional quality of plants। तो ये सब करने के लिए या इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम कौन से प्लांट्स डेवलप करेंगे? जीएम प्लांट्स। हाँ, अब अपन देखेंगे कौन कौन से जीएम प्लांट्स हमको पढ़ने हैं। हाँ, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाना। तो न्यूट्रिशनल रिच प्लांट बनाना मतलब बायो फोर्टिफिकेशन। उसमें ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करना ताकि उसका मिनरल क्वालिटी या विटामिन क्वांटिटी बढ़ सके। अब देखो, अब यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? जीएम, या जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? शाबाश, नहीं, कॉटन नहीं था। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग कौन कौन से जीएम प्लांट्स पढ़ेंगे, या इसको मैंने इसकी वैसे ही हम देख लेंगे, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। 6 एग्जाम्पल्स या हम 6 उदाहरण किसके पढ़ेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक प्लांट्स में। अपनी वाली एनसीईआरटी में बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट है। जो करंट एनसीईआरटी है उसमें 3 ही दे रखे हैं, लेकिन जब हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं और इस पर सवाल आ भी रखा है, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो हमको कितने याद रखने हैं? 6 जीएम प्लांट्स याद रखने हैं। अब एक एक करके सवाल आ जाए। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएम प्लांट कौन सा था? टबैको प्लांट। अब इसका नाम ट्रांसजेनिक कह रहा हूं, इसका मतलब इसमें कोई बाहर की जीन इंट्रोड्यूस की गई है, और वो फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस की जाएगी तो इसमें कोई नया कैरेक्टर आएगा। तो हमारे पास पहला ट्रांसजेनिक प्लांट तो कौन सा था? टबैको प्लांट। इसमें किसकी जीन डाली गई है? हर्बिसाइड। क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो अनवांटेड प्लांट्स या हर्ब्स को मार देते हैं, वीड्स को। वीडीसाइड भी कह सकते हो, हर्बिसाइड भी कह सकते, मतलब ये हर्बिसाइड भी है। तो टबैको प्लांट, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टबैको प्लांट है, उसमें कौन सी जीन डाली गई है? हर्बिसाइड या वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन डाली गई है। और किस हर्बिसाइड के विरुद्ध वो रेजिस्टेंट होता है? ग्लाइकोफॉसेट। भाई हर्बिसाइड या वीडीसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो उस केमिकल की रेजिस्टेंट जीन किसमें डाली गई है? टबैको प्लांट। तो देखो, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो क्वेश्चन आता है कि आपको एक ट्रांसजेनिक प्लांट दे दिया होगा और आपसे ये पूछेंगे उसमें कौन सी जीन इंसर्टेड की गई है, कैसे इंसर्टेड की गई है। दूसरा, उस कारण वो प्लांट कैसा बन गया। तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है तो टबैको, लेकिन इसका फीचर क्या है? इट इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट या इट इज वीडीसाइड रेजिस्टेंट। वाई? क्योंकि हमने कौन सी जीन इसके अंदर डाली है? ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाली है। इस कारण जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है वो कैसा हो गया? वो हर्बिसाइड
रेजिस्टेंट हो गया। इस तरह से, इसी हिसाब से आप मुझे बताओ, चलो बीटी कॉटन किस तरह का प्लांट है? अरे यार, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ ना। हमने बैक्टीरिया की एक जीन, क्राई जीन डाली, उसके कारण वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो बीटी कॉटन कैसा प्लांट है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ। तो पहले तो आप लिस्ट बना लो 6, फिर टबैको प्लांट देखेंगे हम सबसे पहले। पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको पान, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया के विरुद्ध, ये वाला 5th। पहले तो 6 की 6 लिस्ट बना लो और फिर पहली हेडिंग डाल देंगे टबैको प्लांट। ठीक है, तो पहला टबैको प्लांट लिखे। पोमेटो, चलो अच्छा, पोमेटो इनमें से कौन किसका एग्जांपल है? ओहो, किसी का नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं। आलू लिया, टमाटर लिया, दोनों का सेल पर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं, उसके डीएनए के साथ कोई घोचे नहीं किए गए। हाँ हाँ, यहां से आया नहीं, आप लाए। अपने आप तो पटेटो टमेटो कैसे आएंगे यार? पटेटो पटेटो ही आएगा, टमेटो टमेटो आएगा। आदमी घोचे करता है। लिखे, पहला टबैको प्लांट में लिखेंगे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। टबैको प्लांट में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट which is herbicide resistant. First transgenic plant which is herbicide resistant. तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है, दूसरा फीचर हो गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। फिर नेक्स्ट, इन दिस प्लांट herbicide resistant gene, in this plant herbicide resistant gene, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट जीन was incorporated. herbicide resistant gene मतलब ब्रैकेट में ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट जीन was incorporated. ठीक है, तो 3 चीजें आपको किसकी ध्यान में रखनी है टबैको प्लांट की। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था, कैसा है? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, और कौन सी जीन डाली गई है? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन, और उस हर्बिसाइड का नाम क्या है? ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में हमको क्या क्या, 1 मिनट एक एक करके। सबसे पहले बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो पहली चीज तो बीटी का फुल फॉर्म हमको पता ही है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस है। कस्टमर केयर, कस्टमर केयर से नहीं आया?
कौन सा मैच चल रहा है और मैं भी यहां पे हूं? कौन सा टूर्नामेंट? वॉलीबॉल का? ओ, आपको बुला रहे हैं? कितनों क्यों नहीं खेल रही? पर है कहां वॉलीबॉल का मैच? यहां होता तो मैं आपको भेज भी देता, अभी जाओ मैच खेल कर आओ। वापस आ रहा है। एक मिनट, अब बीटी कॉटन में सबसे पहला टर्म तो आपको ध्यान में रखना है। बीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बैसिलस थुरिनजिएंसिस हो गया। अब दूसरी चीज, ये जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस है ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया किन इंसेक्ट्स के विरुद्ध या किन इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है? एनसीईआरटी में दे रखा है 3 ऑर्डर्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स और कोइलोप्टेरन्स। ये तीनों इंसेक्ट्स के ऑर्डर है। मतलब फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा में ये 3 ऑर्डर्स हैं। इनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा होता है? डिप्टेरन। भाई सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है, और उसमें भी सबसे बड़ा ऑर्डर डिप्टेरन। मक्खियां, मच्छर वाला, सबसे ज्यादा मक्खियां और मच्छर होते हैं। तो डिप्टेरेंस में आपके पास सारी मक्खियां और मच्छर, तो फ्लाइज और मस्कीटोस वाला ऑर्डर आपके पास हो गया डिप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में आपके पास ये सारे आर्मी वर्म, बोल वर्म्स और बड वर्म्स, तो ये सारे आपके पास आते हैं लेपिडोप्टेरेंस। और कोइलोप्टेरेंस में एग्जाम्पल आता है बीटल्स। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसको नुकसान पहुंचाता है? इन इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। फिर साइंटिस्ट ने देखा क्यों नुकसान पहुंचाता है भाई, तो उन्होंने देखा इस बैसिलस थुरिनजिएंसिस में एक क्राइजीन पाई जाती है। ये क्राइजीन एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। इसका नाम ही इंसेक्टिसाइडल इसलिए क्योंकि इंसेक्ट्स को मारती है। पहला सवाल यह था कि बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्राइजीन है, क्राइजीन एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन बैक्टीरिया को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही इस टॉक्सिन प्रोटीन का क्रिस्टल इंसेक्ट्स में जाता है, इंसेक्ट्स में कहां पर? मिड गट। सबसे पहले इंसेक्ट्स की मिड गट में उसको कैसा पीएच मिलता है? एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच मिलने पर वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने पर मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में छेद कर देगा, और छेद यानी पोर्स क्रिएट हो गए, तो फिर उस सेल्स फट जाते हैं और डेथ हो जाती है। तो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने? एक तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कहां पर है? बैक्टीरिया के अंदर। इसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, न्यूट्रल पीएच चाहिए, अल्कलाइन पीएच चाहिए। अल्कलाइन पीएच चाहिए, जो इंसेक्ट्स में कहां मिलेगा? फोरगट, मिडगट या हाइंडगट? मिडगट में। और ये काम कैसे करेगा? मिडगट की एपिथेलियल सेल्स में छेद उत्पन्न करेगा और उससे लाइसिस हो जाएगी। अब फिर ये देखा गया कि यार चलो ये है तो बैक्टीरिया काम का, क्योंकि इसकी क्राइजीन जो है वो इंसेक्ट्स को मार सकती है। लेकिन कोई भी क्राइजीन किसी भी इंसेक्ट को मार सकती है? नहीं। उन्होंने देखा कि हर बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक क्राइजीन्स होती हैं, दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है इसलिए एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जो जीन्स हैं ये किसके अगेंस्ट काम करती हैं? कॉटन बोल वर्म्स के अगेंस्ट काम करती हैं। और जो क्राई 1AB है वो किसके विरुद्ध काम करती है? कॉर्न बोरर्स। तो अलग अलग, इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरह की क्राइजीन, उनका अलग अलग बनने वाला प्रोटीन अलग अलग इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो बोथ द क्राइजीन एंड इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। कौन सी जीन किसके अगेंस्ट काम करेगी ये है। तो हमको कॉटन प्लांट को क्या करना है? बोलवर्म्स नुकसान पहुंचाते हैं। कॉटन को सबसे कॉमनली कौन से वर्म्स नुकसान पहुंचाते हैं? ये बोलवर्म्स। तो आपने क्या किया? बैक्टीरिया पकड़ा, बैक्टीरिया से क्राई 1AC या क्राई 2AB जीन को आइसोलेट कर लिया। अब इस जीन को प्लांट में डालना है, क्लोनिंग वेक्टर किसे यूज करूंगा? शाबाश,
प्लांट सेल है होस्ट सेल, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। तो आपने क्राइजीन निकाली, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट की, उसको प्लांट में डाल दिया, और जैसे ही वो कॉटन प्लांट में गया, बीटी कॉटन क्या बन गया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। तो बीटी कॉटन का फीचर क्या है कि ये कैसा प्लांट है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। कौन सी जीन इनकॉर्पोरेटेड है? क्राई जीन इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, लिखेंगे फिर हम पॉइंट्स बीटी कॉटन में। पहला तो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरेंजिएंसिस बैक्टीरिया। BT stands for Bacillus thuringiensis bacteria. This bacteria acts against, अब ये नहीं खेले तो आप पे फोन तो नहीं आ रहा, आप ही खेल लो। This bacteria acts against, these bacteria act against insects of the order ये रहे तीन, लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, कोइलोप्टेरेंस, ब्रैकेट में एग्जांपल्स भी हैं। इंसेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस और कोइलोप्टेरेंस। Next point. This bacteria. Okay. This bacteria contains crygene, which codes for an insecticidal toxin protein, ब्रैकेट में लिख लेंगे। This protein is produced in an inactive, protoxin form. This protein is produced in an inactive protoxin form and does not harm the bacteria. Inactive protoxin form and hence does not harm the bacteria. Next point. Upon entering the insect, the insect's midgut कर दो. Upon entering the insect's midgut, this insecticidal toxin protein gets activated. Upon entering the insect's midgut, the insecticidal toxin protein gets activated by the alkaline pH,
and upon activation it creates pores, and upon activation it creates pores in the epithelial cells of the midgut. It creates pores in the epithelial cells of the midgut, causing death of the insect. ठीक है, जीन का नाम आ गया, टॉक्सिन प्रोटीन है। टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म। एंटर एक्टिवेट कहां होगा? मिडगट में। किस पीएच पर? और कैसे काम करेगा? एपिथेलियल सेल्स में छेद करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दिस क्राई जीन एंड इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, this cry gene and its insecticidal protein are insect group specific. This cry gene and its insecticidal protein are insect group specific. और ये examples, for example, Cry1AC, Cry2AB act against cotton bollworms. Insect group specific. फिर ये for example Cry1AC and Cry2AB act against cotton bollworms, और Cry1AB act against corn borers. Act against corn borers. ठीक है, फिर इसमें डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन कैसे मिले? डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन इसमें लिख लेंगे। हाँ, क्राई प्रोटीन है, मतलब क्राई जीन से बनने वाला प्रोटीन क्राई प्रोटीन है, और क्या। फिर इसमें लिख लेंगे द इंसेक्ट स्पेसिफिक क्राई जीन, डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन उसी में लिख रहे हैं। द इंसेक्ट स्पेसिफिक क्राई जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, and incorporated into cotton plant, isolated from the bacteria and incorporated into cotton plant, making BT cotton insect resistant. From the bacteria and incorporated into cotton plant, making BT cotton insect resistant. इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? टबैको प्लांट हमने देख लिया। दूसरा हमने किसकी बात कर ली? बीटी कॉटन। तीसरा हमारे पास होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का फीचर क्या है? न्यूट्रिएंट एनरिच्ड है। अब देखो, गोल्डन राइस में दो चीजें आ रही है, बिल्कुल सही। एक तो ये विटामिन ए रिच है ही, उसके साथ साथ इसमें किसकी मात्रा भी ज्यादा होती है? आयरन। अब इसमें कैसे विटामिन ए रिच कैसे बनाया? तो हमें पता है विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है जो आगे चलकर विटामिन ए बनाता है, और वो बीटा कैरोटीन आपको गाजर में मिलता है मेनली, इसलिए हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या किया इन्होंने? गोल्डन राइस डेवलप करने के लिए इन्होंने दो जीन्स, और दो जीन्स जो किस में काम करती हैं?
बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस में या बीटा कैरोटीन के बायोसिंथेसिस में डाली गई। तो क्या किया, गोल्डन राइस में 2 जीन्स डाली गई जो क्या बनाती है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बनेगा तो अपने आप आगे चलकर विटामिन ए बन जाएगा। तो 2 जीन ली कहां से उन्होंने, एक तो प्लांट से ली, डैल्फोडिल। डैल्फोडिल एक प्लांट है और दूसरा एक बैक्टीरिया है। तो एक जीन बैक्टीरिया से ली, एक जीन डैल्फोडिल प्लांट से ली। इन दोनों जीन्स को गोल्डन राइस में डाला, राइस में, चावल में, उसके अंदर बीटा कैरोटीन बना और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन गया। डैल्फोडिल एक प्लांट है, दूसरा हाँ फ्लावर डैल्फोडिल है और एक बैक्टीरिया है। इन दोनों से 2 जीन्स निकाली जो जीन्स बीटा कैरोटीन बनाती थी, और बीटा कैरोटीन जब राइस में बनेगा तो वो किस में एनरिच हो गया, विटामिन ए में। तो लिखेंगे नेक्स्ट गोल्डन राइस। ब्रैकेट में लिख लेंगे न्यूट्रिएंट एनरिच्ड प्लांट विच इज रिच इन, nutrient enriched plant which is rich in vitamin A and iron. Nutrient enriched plant which is rich in vitamin A and iron. In this plant, this plant 2 genes are incorporated. Two genes are incorporated which are responsible for biosynthesis of beta carotene. 2 genes are incorporated which are responsible for biosynthesis of beta carotene. Responsible for biosynthesis of beta carotene. और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 gene from daffodil and 1 gene from bacteria. 1 gene from daffodil and 1 gene from bacteria. विटामिन ए नहीं बना रहा, बीटा कैरोटीन, पिगमेंट्स तो बनते हैं, ठीक है, और पिगमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन है। पूरा बैक्टीरिया कंप्लीट बीटा कैरोटीन तो बना नहीं सकता, लेकिन बीटा कैरोटीन की एक चेन होती है, उसको इनकॉर्पोरेट करने वाली जीन इसमें है, ठीक है। तो हमारे पास बीटी कॉटन कैसा हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। टबैको प्लांट कैसा हो गया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। गोल्डन राइस कैसा हो गया, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड या बायो फोर्टिफाइड, कुछ भी आप कह सकते हो, बीटा कैरोटीन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फ्लेवर सेवर टमेटो। इसमें कुछ आइडिया, सही, सही। देखो आपने देखा होगा जनरली कोई भी फ्रूट, जब कोई भी फल जब तक कच्चा होता है, जब तक ऐसे वो हार्ड होता है, और पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी फ्रूट है, पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, जब तक कच्चा होता है जब तक वो हार्ड रहता है। तो जब फल पक रहा है यानी राइपनिंग हो रही है, तो वो सॉफ्ट क्यों हो रहा है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। मिडिल लैमेला एक सीमेंट की लेयर है, 2 प्लांट सेल्स हैं अलग, प्लांट सेल्स के बीच में एक सीमेंट की परत होती है, उसे कहते हैं मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला जैसे घुलने लग जाएगी वैसे वैसे प्लांट क्या होता जाएगा, फ्रूट क्या होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लैमेला का डिसॉल्व होना। और मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम काम करती है, पॉलीगैलेक्टोरूनेस। तो पॉलीगैलेक्टोरूनेस एक एंजाइम है, ये एंजाइम मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करती है, और मिडिल लैमेला डिसॉल्व होती है तो फल राइपनिंग होती है। मतलब फ्रूट राइपनिंग में एक कंट्रीब्यूशन किस एंजाइम का है, पॉलीगैलेक्टोरूनेस। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे
एप्पल कहाँ की फेवरेट है? हिमाचल की, मतलब पॉपुलर है। ऑरेंजेस कहाँ के हैं? नागपुर के हैं। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग लॉजिस्टिक्स की होती है बात, जैसे आपको हिमाचल से राजस्थान पहुंचानी है एप्पल, बीच में हड़ताल हो गई या कोई डिले हो गया या कोई ट्रक अटक गई, तो फल जब तक राजस्थान पहुंचते हैं जब तक सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये जनरली प्रॉब्लम होती है कि फ्रूट्स की क्योंकि लाइफ इतनी कम रहती है तो वो बहुत जल्दी सड़ सकते हैं। तो अगर मैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो ज्यादा समय तक ताजा रहें। ज्यादा समय तक ताजा रहें मतलब इतने ना पके, क्योंकि पकने के बाद ही सड़ता है। तो अगर मैं उन फ्रूट्स को पकने में डीले कर दूं, उनकी राइपनिंग में डीले कर दूं, तो वो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। ऐसी अप्रोच हम किस प्लांट के लिए यूज करते हैं? फ्लेवर सेवर टमेटो। तो सबसे पहली चीज तो फ्लेवर सेवर टमेटो जो है, इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डीलेड फ्रूट राइपनिंग। इसमें हम फ्रूट राइपनिंग को क्या कर रहे हैं? डीले कर रहे हैं। और फ्रूट राइपनिंग को डीले कर रहे हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। और पुरानी एनसीईआरटी में एक और पॉइंट मेंशन है कि ये ब्रूज रेजिस्टेंट भी है। ब्रूज रेजिस्टेंट का मतलब है, ऑब्वियस ही बात है, जब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ये ज्यादा समय तक फ्रेश रहेगा, तो कोई इंसेक्ट्स विंसेक्ट्स भी, कीड़े भी इस पर नहीं पड़ सकते। तो शेल्फ लाइफ और ब्रूज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? फ्लेवर सेवर। अब फ्लेवर सेवर में हमको करना क्या है? इस पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम को बनने से रोकना है। क्योंकि अगर पॉलीगैलेक्टोरुनेस समय पर नहीं बनेगी तो फ्रूट राइपनिंग नहीं होगी, और फ्रूट राइपनिंग जितना डीले होगा उतना फल ज्यादा समय तक ताजा रहेगा। अब एक टेक्निक का हम नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेकिन वो टेक्निक को डिटेल में भी अपन आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनए जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, जिसको हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का हाँ, इसको हम अभी पढ़ेंगे इसमें, पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है। बट अभी के लिए आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक हम कहां पर यूज करते हैं? फ्लेवर सेवर टमेटो में, टू इनएक्टिवेट पॉलीगैलेक्टोरुनेस। ये एंजाइम इनएक्टिवेट होगी, फ्रूट राइपनिंग में डीले होगा, और फ्रूट राइपनिंग डीले होगा तो वो ज्यादा समय तक फ्रेश रहेगा। लिखेंगे नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर टमेटो। In this plant, fruit ripening is delayed so as to increase its shelf life, and make it bruise resistant. And make it bruise resistant. Next point. RNA interference or antisense technology is used RNA interference or antisense technology is used to inactivate polygalactorunase enzyme. RNA interference or antisense technology is used to inactivate polygalactorunase enzyme responsible for fruit ripening. To inactivate polygalactorunase enzyme responsible for fruit ripening.
ठीक है, तो ये हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस अभी हम देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है इसमें हम देखेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट। ठीक है, अब एक मिनट, ये क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि एनसीईआरटी में दे रखा है आपको कि एक टबैको प्लांट होता है, और ये जो टबैको प्लांट है इसके रूट्स को एक नेमेटोड, ये नेमेटोड क्या होता है? एस्केहेलमिंथस। एस्केहेलमिंथस वाला जो फाइलम है वो कौन सा वर्म्स होते हैं? राउंड वर्म्स। फ्लैट वर्म्स होते हैं प्लैटीहेलमिंथस, राउंड वर्म्स होते हैं एस्केहेलमिंथस या नेमेटोड्स। तो ये जो टबैको प्लांट है इसके रूट्स को एक नेमेटोड इन्फेक्ट करता है, और उस नेमेटोड को हम किस नाम से, उसका नाम क्या है? मिलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया। हाँ, तो मिलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया ये आपके पास एक नेमेटोड है, और इस ये नेमेटोड किसको इन्फेक्ट करता है? टबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें भी हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा हम इस टबैको प्लांट को इस पेस्ट के विरुद्ध रेजिस्टेंट बनाएंगे। थोड़ा बहुत मुझे बताओ ये आरएनए इंटरफेरेंस है क्या? ठीक, मतलब अब देखो दोनों को मैं देख रहा हूं, पॉलीगैलेक्टोनेज वाला सिस्टम भी और यहां पर भी। तो देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ ली है तो आपको पता है कि हमारे पास एक जीन होती है, ठीक है ना? ये मेरे पास डीएनए या ये मेरे पास एक जीन है, ठीक है? मतलब यहां पर मैंने ले लिया ये नेमेटोड की जीन है जो इन्फेक्शन कॉज कर रही है, यहां पर मैंने बोल दिया ये कौन सी जीन है? पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम को कोड करने वाली जीन है। हमें पता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, मतलब वो ठीक है, पहले एचएनआरएनए बनेगा फिर एमआरएनए, ठीक। बट ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है हमारे पास? ये प्रोटीन। यहां पर एमआरएनए से ये पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम या प्रोटीन बन रहा है। तो यही सिस्टम है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हर डीएनए एक एंजाइम या प्रोटीन बनाता है। पॉलीगैलेक्टोनेज के केस में हमको क्या करना था? ये डीएनए से एंजाइम बनेगी, एंजाइम राइपनिंग में काम करेगी, हमें एंजाइम को बनने से रोकना है। और यहां पर क्या हो रहा है? नेमेटोड है, नेमेटोड का डीएनए या जीन एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन ही प्लांट के रूट्स को या टबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करेगा। तो दोनों टेक्निक में हमको प्रोटीन या एंजाइम बनाने को रोकना है। रोकना है मतलब हमको जीन को काम करने से रोकना है, और जीन को काम करने से रोकना है मतलब जीन को साइलेंस करना है। कैसे साइलेंस करेंगे? साइलेंसिंग की टेक्निक यह है कि ये जो एमआरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ही राइबोसोम से जुड़ता है और प्रोटीन बनाता है। अगर दोनों केसेस में मैं यहां पर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दूं, इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड डालकर क्या बना दूं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर दोनों केस में बना दूं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोसोम से जुड़ ही नहीं पाएगा। जुड़ ही नहीं पाएगा तो दोनों केसेस में प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगी। यहां पर एंजाइम नहीं बनेगी तो फ्रूट राइपनिंग में डिले होगा, और यहां पर नेमेटोड का प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो इन फ्रूट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है घोचा इंटरफेरेंस किस पे करना? आरएनए के स्तर पर।
आरएनए के स्तर पर घोचा करना ताकि जीन काम ना कर पाए। कैसे? हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, उससे राइबोसोम से वो जुड़ नहीं पाएगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अब दो चीजें हैं, एक चीज तो हम करेंगे, मतलब इन दोनों केसेस में जब आप फ्लेवर सेवर टमेटो बना रहे हो या आप टबैको प्लांट को नेमेटोड रेजिस्टेंट बना रहे हो, दोनों केसेस में आप खुद आर्टिफिशियली आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस करोगे। लेकिन एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, आरएनए इंटरफेरेंस अकर्स नेचुरली इन यूकैरियोट्स एज अ मेजर ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आरएनए इंटरफेरेंस में एक स्टेटमेंट है, आरएनए इंटरफेरेंस अकर्स नेचुरली, अपने आप हो रहा है हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। वो छोड़ो, पहले तो मुझे बताओ नेचुरली हो कैसे सकता है? पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी आपने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो बनता ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है, कोडिंग के रूप में काम करता है। टेम्पलेट वाला ही आरएनए बनाता है, कोडिंग वाला आरएनए बनाता ही नहीं। तो जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन ही नहीं सकता, तो आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरली कैसे हो रहा है? क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस अगर नेचुरली हो रहा है, इसका मतलब अपने आप कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, हाँ या ना? तो अपने आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बन सकता है? अरे राव, अपने अंदर नेचुरली हो रहा है यार, वायरस कहां अपने अंदर? नेचुरल मैकेनिज्म आपने अंदर, आपके मेरे अंदर आरएनए इंटरफेरेंस अपने आप हो रहा है। रेप्लिकेशन का क्या लेने देना ट्रांसक्रिप्शन से, मुझे बताओ। हाँ कैसे? अपन तो पढ़ते होता ही नहीं भाई, डबल स्टैंड आरएनए बन रहा है, इसका मतलब दोनों डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम कर रहे हैं ना, जो संभव ही नहीं है। हम पढ़ते हैं एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है, एक नहीं करता है, तो फिर अपने आप आरएनए इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? इसका मतलब अपने बॉडी में, अपने शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते होंगे जिसमें दोनों टेम्पलेट के रूप में काम करता होगा। तो ऐसा कोई खास चीज है क्या अपने अंदर? अरे ट्रांसपोजॉन्स को तो कॉन्सेप्ट, और ट्रांसपोजॉन नहीं, रेट्रो ट्रांसपोजॉन तो हम यूज करेंगे। हम जब आप आर्टिफिशियली आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस करने वाले हो ना, तब हम यूज करेंगे। चलो मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, पहले लिखते हैं एक बार ये। पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट में लिखेंगे, ठीक है। अ नेमेटोड पेस्ट कॉल्ड, a nematode pest called Meledogyn incognitia, a nematode pest called Meledogyn incognitia infects the roots of tobacco plant. Infects the roots of tobacco plant. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस the tobacco plant is made pest resistant. Using RNA interference, tobacco plant is made pest resistant. तो पहले अपन डिफाइन करते हैं, फिर अपन देखेंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस हमारे पास, एक सेकेंड, एक और चीज बहुत सारी, आरएनए इंटरफेरेंस हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम जीन को क्या कर रहे हैं,
साइलेंस, जीन साइलेंसिंग का मतलब है हम जीन से प्रोटीन नहीं बनाने दे रहे हैं। अब मुझे बताओ ये जीन साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर है, ट्रांसलेशन के लेवल पर है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर है, पोस्ट ट्रांसलेशन के लेवल पर है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। भाई आपके पास एमआरएनए तो बन गया, अरे कहां गया यार, एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद आप उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग लिखेंगे, तो आरएनए इंटरफेरेंस में लिख लेंगे, इट इज silencing of a gene, it is silencing of a gene, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। It is silencing of a gene at the level of RNA, at the level of RNA by producing a double-stranded RNA. At the level of RNA by producing a double-stranded RNA. तो आपने जीन को साइलेंस कर दिया, किस स्तर पर कर रहे हो? आरएनए यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। कैसे कर रहे हो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाकर। अब देखो ये एक्चुअल में कैसे होता है, तो वो मैं बता रहा हूं डायग्राम से, सिस्टम से। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बट ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो अब है क्या, हमारे पास उदाहरण के तौर पे ये नेमेटोड का डीएनए, ठीक है, ये मेरे पास नेमेटोड का डीएनए है। हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एमआरएनए, और ये एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब हमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज करके इस एमआरएनए को किस में कन्वर्ट करना है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास पहली चीज तो क्या चाहिए? अगर आपको इस एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक और आरएनए चाहिए, एक और आरएनए चाहिए जो इससे जुड़ेगा। तो इसका मतलब आपको एक आरएनए का सोर्स चाहिए। तो आपको आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? आरएनए सोर्स। एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो आरएनए सोर्स आपको मिलेगा या तो आरएनए वायरसेस के जीनोम से, मतलब ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो उसमें से कोई आरएनए सीक्वेंस जो एमआरएनए के मैच करेगा वो आप ले सकते हो, या आप ले सकते हो रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स। ट्रांसपोसॉन्स आपने पढ़ लिया होगा, जंपिंग जीन्स कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ऐसे डीएनए जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकते हैं। रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स का मतलब रेट्रो आते ही आरएनए, ऐसा डीएनए जो पहले आरएनए बनाएगा और फिर वो आरएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है तो आपको इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोई आरएनए चाहिए। एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आरएनए। मतलब आपको क्या चाहिए? आरएनए सोर्स। वो आरएनए कहां से मिलेगा? या तो आरएनए वायरसेस के जीनोम से या रेट्रो ट्रांसपोसॉन से ले लेगा। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें, मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आरएनए ले लिया और मैंने यहां पर क्या लिया है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये भी सवाल है, अभी पूछूंगा क्यों डबल, सिंगल ही क्यों नहीं लिया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम होती है डाइसर, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, डाइसर एंजाइम है, वो इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। डाइसर एंजाइम इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी तो आपके पास ऐसे छोटे छोटे आरएनए बन जाएंगे जिसे हम siRNA कहते हैं, स्मॉल
इंटरफेरिंग आरएनए। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है ये चीजें, सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि ये डाइसर कुछ नहीं पूछ रहा। फिर होगा क्या, इस एसआई आरएनए को एक आरआईएससी से पास होता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है और इन सभी आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। अब इसमें से वो आरएनए जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एमआरएनए के, कोई भी हो सकता है, जो आरएनए इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो जाकर जुड़ पाएगा, क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अब प्रोटीन नहीं बनेगा। ये एक डिटेल मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस का, कि भाई आपको पता है एक डीएनए है, जीन है जो आरएनए बनाएगी, एमआरएनए, और फिर प्रोटीन बनाएगी। तो अगर मैं उस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर दूं तो उसका एंजाइम या प्रोटीन नहीं बनेगा। तो मुझे एक आरएनए चाहिए। मैंने आरएनए वायरसेस से ले लिया या रेट्रो ट्रांसपोजॉन से ले लिया। लेने के बाद उसको डाइसर एंजाइम से पास किया, उसने उसको छोटे टुकड़ों में काटा, आरआईएससी ने उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े, उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, और जो आरएनए इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री था वो से जुड़ गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया जो प्रोटीन नहीं बना पा रहा। अब पहला सवाल तो यह है मेरे पास कि आपने सीधे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों नहीं लिए। पहला भाई लॉजिक तो यह कहता है कि मेरे को एमआरएनए ऑलरेडी है, मेरे को एक ही स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए जो उससे जुड़ सके, तो मैं ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों यूज कर रहा हूं। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं हो सकता। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए तभी संभव है। सीक्वेंस इसका मालूम है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों नहीं लेते आप। नहीं, क्यों बनाया डबल स्ट्रैंडेड आप मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों नहीं लेता। नुकसान क्या है, फायदा ही है, मेरा इतना काम बच जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है सिंपल। मेरे को ये एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए पता है सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही तो जुड़ेगा। तो मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों नहीं लिया, मैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों ले रहा हूं। अच्छा, आरएनए जीनोम होता है किसी वायरसेस का, वो सीधे प्रोटीन बनाता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले डीएनए बनाता है। ये आरएनए सीधे प्रोटीन नहीं बना सकता। हाँ, बनाते जाओ, सोचते जाओ, जब तक ये बना भी लो। साइज का क्या लेना देना बताओ, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड से क्या लेना देना साइज का।
ठीक है ना, ये इसको आप एंटी सेंस आरएनए ही कहते हो। रेड देखो, ट्रांसपोजॉन्स तो होते हैं जो डीएनए, ऐसे डीएनए सेगमेंट्स जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे मूव करते हैं। अगर ऐसा डीएनए है जो आरएनए बनाता है और फिर मूवमेंट दर्शाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। अभी लिख लेंगे अपन। ये बन गया। ठीक है, लिखें पॉइंट। क्लोनिंग वेक्टर कौन सा यूज करोगे इसमें? प्लांट है तो हमेशा एग्रोबैक्टीरियम, तो लिखेंगे इसमें यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स ठीक है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स nematode specific genes using agrobacterium vectors, nematode specific genes are introduced, nematode specific genes are introduced into plant host cell, nematode specific genes are introduced into plant host cell in such a manner that it produces both sense and antisense RNA. Such that it produces both sense and antisense RNA. mRNA यहां पर sense RNA हो गया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? antisense RNA. Complementary such produces both sense and antisense RNA. These RNAs being complementary, form double-stranded RNA. These RNAs being complementary produce double-stranded RNA which initiates RNA interference. Produce double-stranded RNA. These RNAs being complementary produce double-stranded RNA which initiate RNA interference. जवाब ठीक है, जिसमें अब एक नोट और लिख लेंगे जब तक। एक नोट लिख लेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस occurs naturally in eukaryotes
RNA interference occurs naturally in eukaryotes as a measure of cellular defense. RNA interference occurs in eukaryotes as a measure of cellular defense. कैसे? हिंट यह है कि देखो, आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरली होने का मतलब है एबनॉर्मल चीज होना, क्योंकि नॉर्मली तो दो डीएनए स्ट्रैंड में से एक ही डीएनए स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। इसका मतलब आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में काम करने चाहिए। इसका मतलब कोई स्पेशल ही ऐसा दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जो दोनों टेम्पलेट के रूप में काम करके आरएनए बना रहा होगा। तो आपको यह सोचना है कि यार ऐसा कोई स्पेशल डीएनए है क्या अपने शरीर में जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में काम कर ले। ऐसा अपने अंदर ऐसा कोई स्पेशल डीएनए का सीक्वेंस जो आपको लगता है हां सर देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस ऐसा है जिसमें दोनों टेम्पलेट के रूप में काम कर सकते हैं। हिंट यह है कि ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हमने अपने सिलेबस में पढ़े हैं। शाबाश, एक्सीलेंट अप्रोच, जबरदस्त यार। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो सेम है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में काम कर सकते हैं, करते हैं। नेचुरली आरएनए इंटरफेरेंस हमारे शरीर में तब संभव होता है जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दोनों इधर से पढ़ो जीएटीटीसी उधर से पढ़ो जीएटीटीसी, ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में। और रेस्ट्रिक्शन हम तो विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम हमारे शरीर में ऑलरेडी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बड़े बड़े होते हैं। अब मान लो एक बड़ा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, वो जीन का हिस्सा है, तो उसके दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स सेम हो जाएंगे, टेम्पलेट दोनों आरएनए बना सकते हैं। दोनों आरएनए क्या इंड्यूस करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस। तो कौन से ऐसे स्पेशल, मतलब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई अगर नेचुरली अपने सिस्टम में हो रहा है, एक तरफ तो हम पढ़ते हैं कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में काम करते नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस में दोनों को काम करना पड़ेगा। ऐसा कब संभव है? जब कौन से सीक्वेंसेस हो? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो। गुड यार, ठीक है। चलो फिर अब हम एक मिनट लास्ट ये देख लेते हैं। लास्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा रह गया हमारे पास? ब्रासिका नेपस। अब आखिरी ट्रांसजेनिक प्लांट ब्रासिका नेपस है। ब्रासिका नेपस में कौन सी जीन डाली गई है? यार एक तो खुद सोचो ना यार, एक तो सोचो ना। चलो मुझे ये बताओ सब, क्योंकि ये सारा बेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। आप मुझे बताओ कि आपको मैंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया, चलो आओ, ये दोनों स्ट्रैंड है। मुझे पता है इन दोनों में से एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और एक ही कोडिंग होगा, ये हमें पता है। कौन सा टेम्पलेट होगा? 3 से 5'। इसका मतलब एनसीईआरटी ने कह रखा है कि एट एनी गिवन टाइम दोनों डीएनए, दो स्ट्रैंड्स में से एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। आगे चलकर हो सकता है अगला वाला टेम्पलेट हो जाए। हमें पता है दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एक काम करेगा, लेकिन दोनों में से वो एक कौन सा होगा आपको पता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये भी टेम्पलेट हो सकता है, ये कोडिंग भी हो सकता है, ये कोडिंग भी हो सकता है, टेम्पलेट भी हो सकता है। अगर ये टेम्पलेट है तो ये कोडिंग होगा, ये टेम्पलेट है तो ये कोडिंग होगा। दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से कोई भी टेम्पलेट हो सकता है। तो दोनों में से जब कोई भी आरएनए बना सकता है तो हम तो दोनों के लिए तैयारी करेंगे। आप आरएनए इंटरफेरेंस में आपको पता है यार कि
मेरे को डाउट है ये भी टेम्पलेट, ये T1 के रूप में ये भी टेम्पलेट हो सकता है, और मेरे को पता है ये भी टेम्पलेट हो सकता है, होगा दोनों में से एक, लेकिन कोई भी हो सकता है। तो मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी आरएनए बनाना पड़ेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी आरएनए बनाना पड़ेगा। तो मेरे को सोर्स क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि मुझे यह तो पता है कि एक टेम्पलेट होगा और एक कोडिंग होगा, लेकिन कौन सा टेम्पलेट होगा मुझे कैसे मालूम? तो मेरी प्रेपरेशन क्या रहेगी? दोनों के लिए। इसलिए हम यूज भी क्या करते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बनाते भी क्या है? डबल स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव सवाल तो बहुत आसान है कि अगर आरएनए इंटरफेरेंस का कोई भी सवाल आएगा तो जवाब डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही होगा। आप यूज भी क्या कर रहे हो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आप बना भी क्या रहे हो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन यूज क्यों कर रहे हो डबल स्टैंडर्ड आरएनए? कि हमें नहीं पता कौन सा टेम्पलेट है, हमें पता है कि एक ही होगा, लेकिन वो कौन सा होगा नहीं पता। तो प्रेपरेशन आपकी दोनों के लिए होती है। हाँ। हम्म हम्म हाँ, डिफेंस नहीं, ये कब इंड्यूस होगा? नॉर्मली तो होता ही नहीं है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बात ही नहीं करते इसकी। कोई वायरल इंफेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, तब इंड्यूस करेगा। बैक्टीरियल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आ गया, तब आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेगा ये मैं ऐसे लड़ने के लिए काम करता हूं। नॉर्मली तो हो ही नहीं रहा। नॉर्मली में तो एक ही स्टैंड काम हो रहा है। अब कोई इंफेक्शन, कोई बैक्टीरियल डीएनए आ गया, बैक्टीरियल डीएनए में भी पैलिंड्रोमिक साइट होगी, उससे आरएनए बना, तो आपका सिस्टम उससे लड़ने के लिए उसके पैलिंड्रोमिक में भी वो आरएनए बनाया, फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री आपस में लड़ झगड़ के मरेंगे। इंटरफेरॉन तो प्रोटीन लेवल पर हो गया ना। इंटरफेरॉन तो एक प्रोटीन है भाई, एक वायरस है। एक वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट किया, अब वो सेल को मरना तय है। वो बोलेगा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मैं बाकी सेल्स को बता के जाऊं कि मेरे को इस वायरस ने मारा है। तो वो चीखेगा, तो कैसे चीखेगा? चीखेगा तो नहीं, वो इंटरफेरॉन्स फेंकेगा। इंटरफेरॉन्स आर बेसिकली इमरजेंसी साइंस की दूसरे को मालूम चलता है अरे यार ये कुछ इंटरफेरॉन निकल रहे हैं, मतलब एक सेल को वायरस मार रहा है, वो मरते मरते हमको बचाने की सूचना देते हुए जा रहा है। तो व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? एंटीवायरल प्रोटीन्स produced by normal cells, virus infected cells, and it prevents viruses from other infection। इसलिए काम किसमें? अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये रहा, नॉर्मली नहीं काम कर रहा है ये। अब कोई बैक्टीरिया का पैलिंड्रोमिक डीएनए आया, तो बैक्टीरिया कैसे नुकसान पहुंचाएगा? हर सेल, हर ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे नुकसान पहुंचाता है? प्रोटीन बनाकर। तो बैक्टीरिया का पैलिंड्रोमिक डीएनए आया, उसने एमआरएनए बनाया, हमको मालूम चला हमारे पैलिंड्रोमिक में भी आरएनए बनाया। अब सारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक दूसरे से जुड़ गए और प्रोटीन किसी का नहीं बना। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए अपना जो है ना, वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज नहीं कर रहा, वो दूसरे प्रोटीन को बनाने से रोकने के लिए काम कर रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस में प्रोटीन तो बनना ही नहीं है, ना खुद का बनना है ना दूसरे का बनने देना है। आप समझ रहे हो? जैसे हम लोग होते हैं काफी, खुद भी नहीं पढ़ेंगे दूसरे को भी नहीं पढ़ेंगे, पर अच्छा जरूरी चीज है वो। लो लिख। अच्छा एक लास्ट क्या रहा? ब्रासिका नेपस में कहां गया? ब्रासिका नेपस में किसकी जीन डाली गई है? हेरुडिन। हेरुडिन क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट। वो खून चूसने वाली लीच होती है, वो पहले अपने सलाइवा में हेरुडिन फेंकती है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके, और फिर अपना खून चूसती है। तो हेरुडिन एक एंटी कोएगुलेंट है। हेरुडिन एरिया से उसकी जीन निकाली, ब्रासिका नेपस में डाली, और उनकी बीजों से क्या प्राप्त किया? हेरुडिन। तो लिख लेंगे फिर फाइनली ब्रासिका नेपस। इन दिस प्लांट gene for herodin ब्रैकेट में एंटीकोएगुलेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। जीन फॉर हेरोडिन ब्रैकेट में एंटीकोएगुलेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड।
ठीक है भाई, तो आपके पास टबैको प्लांट क्या हो गया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, बीटी कॉटन क्या हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, गोल्डन राइस न्यूट्रिएंट एनरिच, फ्लेवर सेवर, डीलेड फ्रूट राइपनिंग या शेल्फ लाइफ या ब्रूज रेजिस्टेंट। टबैको प्लांट वैसे ही क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट। और ब्रासिका नेपस में क्या डाली हुई है, एंटी कोएगुलेंट हेरोडिन की जीन डाल रखी है। हेरोडिन का क्या फायदा है, ब्लड बैंक्स में आप यूज करो ना हेरोडिन को, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ह्यूमन वेलफेयर, ज्यादा मात्रा मिलता है इनके बीज से, आप ज्यादा मात्रा में हेरोडिन प्राप्त करोगे। लीच को कल्चर से बेटर है कि इनके सीड्स मिलेंगे, उनसे निकालते रहो। तेल जैसा, जैसे तेल बीज से तेल निकालते हैं, उनसे हेरोडिन निकलता है। ठीक है, बाकी कल करेंगे, चलो।